हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का सैंपल पेपर, मैथ का सैंपल पेपर। ये बेसिक मैथ है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने इसी सैंपल पेपर का बेसिक सैंपल पेपर का, मैथ के बेसिक सैंपल पेपर का एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए थे। इस वीडियो में सेक्शन 20 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए होता क्या है, आप सबको पता होगा। यदि a1 बाई a2 इक्वल नहीं होगा b1 बाई b2 के, इसको बोलते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ये होता है आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और दूसरा a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, इसके होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। यही दोनों जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी दोनों को बोला जाता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। याद रहेगा। इसके अलावा एक और होता है आपका कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, जिसको आप बोलते हैं नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइन। वो होता है आपका इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आप इस क्वेश्चन को चेक करते हैं क्या इसका आंसर आएगा। तो ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप लिखोगे इसको 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरा आपको लिखना है 6x माइनस का 4y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये दो इक्वेशन है। यहां से आपको a1, b1 और c1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a1 फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ x, सो 3 है, b1 प्लस का 2 और c1 की बात करें तो माइनस का 8। सिमिलरली a2 कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 6 है बच्चों। b2 जो है आपका वो माइनस का 4 और c2 माइनस का 9। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है a1 बाई a2। तो देखिए 3 अपॉन में 6, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन में 2 आएगा। सिमिलरली b1 अपॉन में b2, ये होगा आपका 2 अपॉन में माइनस का 4, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 बाई 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 1 बाई 2 और माइनस 1 बाई 2 ये इक्वल नहीं है। ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो a1 बाई a2 अगर इक्वल नहीं होता है b1 बाई b2 के, तो मैंने क्या बताया था, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 बाई 2 नॉट इक्वल टू माइनस 1 बाई 2। सो नीचे आंसर क्या आएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। आप सबको पता होगा कि ट्रेपेजियम का जो दो साइड होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। जैसा कि लिख भी दिया है कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, तो CD के। ये दोनों पैरेलल है और ये पैरेलल है EF के भी। तो कहने का मतलब ये कि AB, CD और EF ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब हम करने क्या वाले हैं, तो यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ करने वाला हूं मैं। ठीक है, देखिए कुछ इस टाइप से। अगर मैं डायगोनली इसको मैच कर दूं कुछ इस टाइप से, तो आपको दो ट्रायंगल मिलेंगे। ठीक है, एक ट्रायंगल मिलेगा बच्चों ABD। इसको हम O कर लेते हैं, लेट इट बी O। ठीक है, सबसे पहले लिख देना गिवन दैट। 2 मार्क के क्वेश्चन है, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं। गिवन दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच, ये स्टेटमेंट अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन विच AB पैरेलल CD पैरेलल EF, इतना आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन। इससे पहले आप चाहो तो टू प्रूफ भी लिख सकते हैं, तो कि क्या प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, फिर प्रूफ। सब शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से करना है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ज्वाइन
BD, या फिर आप लिख सकते हैं ड्रॉ डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम ABCD, ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इंटरसेक्ट EF एट O, इतना आप लिख सकते हो। नाउ इन ट्राइंगल ABD में ध्यान से देखिए, AB जो है वो पैरेलल है किसके, तो EF के, अगर पैरेलल है तो EO के भी पैरेलल होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने पढ़ा होगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कि अगर एक साइड, ये वाली साइड सपोज करो इसके पैरेलल है तो क्या होना चाहिए, साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। इट मींस AE या फिर आप AE बाई ED ऐसे लिखो, इक्वल हो जाएगा किसके, तो OB अपॉन में OD के, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा जहां पे मैं 2 लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल CDB या फिर आप BCD कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि OF जो है वो पैरेलल होगा किसके, CD के, तो यहां भी आप लिख सकते हो OB बाई OD इज इक्वल टू OB बाई OD इज इक्वल टू क्या, BF अपॉन में FC, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब बच्चों दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो दोनों इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, क्या, तो OB बाई OD जो है वो दोनों में, ये चीज देखिए, जब दोनों को अगर मैं कंपेयर कर दूं तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा बच्चों, AE बाई ED जो होगा आपका वो इक्वल हो जाएगा किसके, BF बाई FC के, हो गया प्रूफ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छा सा क्वेश्चन था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी का और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 22 का और पार्ट। ये कह रहा है आपको इन फिगर इफ AD इक्वल्स टू 6, AD आपको दे दिया है 6, चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं 6, AE 8 है, AE बच्चों 8 है, नेक्स्ट EC 12, EC ये 12 है आपका, ठीक है, और DB 9 था, ये हो गया 9। तो बच्चों ध्यान से देखो आप, अगर मैं यहां पर AD अपॉन में DB निकालता हूं तो क्या होगा, 6 अपॉन में 9, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 अपॉन में 3 आएगा, क्लियर। ऐसे ही अगर मैं AE बाई EC निकालूं, AE अपॉन में EC तो ये होगा आपका 8 अपॉन में 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये भी आया 2/3। तो देखिए यहां पर क्या देख रहे हो आप कि AD बाई DB जो है वो इक्वल हो रहा है किसके, AE अपॉन में EC के। तो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, तो BPT के कन्वर्स से आपको क्या पता है, क्या कहना, किसी भी ट्रायंगल में साइड का रेशियो जो इक्वल होता है तो लाइन जो है पैरेलल हो जाता है। इसका मतलब ये कि DE जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर DE पैरेलल BC बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखिए DE पैरेलल BC हो गया, तो ये जो एंगल बच्चों देख रहे हो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों कैसे एंगल है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। सो आप लिख सकते हैं एंगल ADE इज इक्वल टू होगा एंगल ABC, क्यों, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, कैसा एंगल है, क्रॉसपॉन्डिंग। तो ADE का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता था कितना, तो 48 डिग्री, तो यही वैल्यू हो जाएगा हमारा ABC का। सो ABC इज इक्वल टू 48 डिग्री, यही आपका आंसर है। क्लियर, समझ में आया, आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है कि द लेंथ ऑफ tangent from a point A, the distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter, find the radius of the circle। अब कह रहा है एक पॉइंट A से एक टेंजेंट है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और वो पॉइंट जो है आपका A वो रेडियस से या सेंटर से कह सकते हैं, रेडियस नहीं सेंटर से
कितने की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि उसका जो है रेडियस कितना होगा। कुछ इस टाइप से मान लीजिए ये सर्कल है। अब यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करने वाले, सपोज कीजिए ये पॉइंट है ए, आपका रेडियस ओ हो गया। यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। आपको पता है रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका दिया है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये निकालना है, लेट इट बी बी। ठीक है, सो आपको लिखना है लेट ए बी आ टेंजेंट and O be the center of circle, center of circle। बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो जहाँ पर 90 डिग्री होता है वो ठीक सामने वाला क्या होता है, एच होता है। तो यहाँ पर रेडियस है, ये परपेंडिकुलर और इसको बेस मान लेते हैं। ठीक है, तो आप सबने पढ़ा होगा कि एच इक्वल्स टू अंडर रूट, एच नहीं निकालना अपने को, पी निकालना है। तो पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सो एच कितना है आपका, तो आपको हो गया सर 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस करोगे आप तो 9 आएगा और 9 का रूट होता है 3। सो 3 सेंटीमीटर जो है यही आपका हो गया रेडियस। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान कंसेप्ट है, एकदम आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या रहता है कि इवेल्युएट साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो बहुत आसान है, साइन 60 का वैल्यू होता है बच्चों √3/2। सो √3/2 इसका स्क्वायर प्लस 2 tan 45 का वैल्यू 1 होता है माइनस कॉस 30 का वैल्यू होता है 1/2 इसका स्क्वायर। क्लियर। अब √3/2 का स्क्वायर करोगे आप तो 3/4 होगा प्लस 2 माइनस 1/4। क्लियर है। अब देखिए सब पे नीचे आप चाहो तो 1 लगा सकते हो, एलसीएम लोगे 4 आएगा। सो 3 प्लस 2 4 जा 8 माइनस का 1। सो 8 प्लस 3 हो गया बच्चों 11 माइनस 1/4। तो कितना आया 10/4। 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। सो आंसर कितना आएगा 5/2। यही आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान कंसेप्ट है। नाम ये है ही बेसिक मैथ, लोग कहते हैं बेसिक मैथ है क्या, तो बेसिक मैथ वैसे ही इजी होता है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपका फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। एक बड़े सर्कल का डायमीटर निकालना है हमें जिसका एरिया इक्वल है 2 सर्कल के एरिया के। अब वो 2 सर्कल जो है उनका रेडियस, एक का रेडियस है 40 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहां पर हम लेट कर लेंगे, लेट R1, स्मॉल r1 ले लेते हैं बच्चों। लेट R1 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए एरिया जो निकालेंगे ऐसे कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू A1 प्लस का A2। क्लियर है। A1 का मतलब एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, और A2 का मतलब एरिया ऑफ, या फिर A1 A2 का मतलब आप ये समझिए एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड एरिया ऑफ सेकंड सर्कल। क्लियर। तो देखिए इसका पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू 40 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू 9 का स्क्वायर। क्लियर है। सो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 40 का स्क्वायर होता है बच्चों 1600 प्लस पाई इंटू 9 का स्क्वायर 81। सो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, मैं ऊपर लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा थोड़ा, पाई आर इक्वल टू 1681 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर दो तो आर इक्वल टू अंडर रूट 1681। अब 1681 का रूट क्या होता है, अब सबने पढ़ा होगा 1681 का रूट अगर आपको निकालना है तो डिवीजन मेथड से भी आप निकाल सकते हो। 4 4 जा 16 होता है, 81 41 होता है वैसे मैं, लेकिन आपको सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना आया 41। सो रेडियस हो गया आपका 41। हमें निकालना क्या था डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, सो 2 इंटू 41 कितना होगा बच्चों 82। यही आपका आंसर है।
क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट इसी का एक और पार्ट है। और पार्ट क्या कह रहा है? चलिए और पार्ट है आपका, a chord of circle of radius 10 centimeter subtend a right angle at the center, find the area of the minor segment। अब देखिए थीटा आपको दे दिया है कितना, 90 डिग्री। फिगर बता दूं? वैसे फिगर की कोई जरूरत है नहीं। सपोज कीजिए ये सपोज इस माइनर सेक्टर, इसका जो है एरिया अपने को चाहिए। यहाँ पर 90 डिग्री ओ है, लेट इट बी ए बी, ठीक है। सो इस माइनर सेगमेंट का मुझे एरिया चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, इसका एरिया चाहिए। तो डायरेक्ट भी इसे कर सकते हैं। थीटा 90 डिग्री दिया है और रेडियस आपको जो है वो 10 सेंटीमीटर दे दिया है। अब देखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। क्लियर? ये होता है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब देखिए 90 डिग्री था थीटा का वैल्यू, सो 90 बाय 360 इंटू पाई, मतलब पाई का वैल्यू यहाँ पर बोला गया है कुछ, यस 3.14, वही लेना है आपको। 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर साइन थीटा बाय 2, तो साइन 45 डिग्री होगा आपका और कॉस 45। थीटा बाय 2 का मतलब साइन 90 बाय 2 और कॉस 90 बाय 2। 94 जा 360 होता है, सो 1/4। अब ये देखिए 3.14 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस यहाँ भी 10 का स्क्वायर 100 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, बच्चों 1/2 एक ही बार में लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं। आप सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ से डेसिमल रिमूव करोगे आप तो 2 जीरो आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 2 से 52 जा 100 होता है। तो आपका आंसर आएगा 314 को 4 से डिवाइड करना है। सो 4 से सबसे पहले 4 7 जा 28, 34 होगा, 4 8 जा 32, तो 78.5 माइनस का 50, तो आपका आंसर आएगा 28/5, सॉरी 28.5 अपॉन में नहीं 28.5। अच्छे से लिख देता हूँ, 78.5 में से हमें 50 माइनस करना था, तो आएगा 28.5। यही आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़े। अब है बच्चों नेक्स्ट हमारा सेक्शन सी। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन सी का पहला ही है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है सेक्शन सी, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। क्या रहा है? प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है। चलिए बहुत आसान। तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि वो रेशनल नंबर है। तो आप कोई अगर रेशनल नंबर होता है उसे हम p/q के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो √3 इज इक्वल्स टू a/b, वेयर a एंड b आर को-प्राइम। a एंड b आर को-प्राइम मतलब 1 के अलावा कोई और फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं होगा इन दोनों नंबर के बीच में। ठीक है, चलिए नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे हम तो ये होगा 3 इज इक्वल्स टू p²/q², या फिर आप इसे कह सकते हैं 3q² इज इक्वल्स टू p²। इसको चाहो तो एक और बार आप लिख सकते हो कि q² इज इक्वल्स टू p²/3। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि p² जो है वो 3 से डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब थ्योरम हमारा कहता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे हेयर p² इज डिविजिबल बाय
डिविजिबल बाय 3, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। क्लियर? यदि p 3 से डिवाइड हो रहा है तो p स्क्वायर भी 3 से डिवाइड होगा। नाउ लेट p इक्वल्स टू 3c। अब हमने लेट कर लिया कि p इक्वल्स टू 3c। नाउ अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अगेन हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो अगेन आप स्क्वायर अगर करोगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना? 9c स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर। तो पहले क्या था बच्चों? पहले था हमारा 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का वन वैल्यू पुट करेंगे 3c स्क्वायर। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, सो q स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि q स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि q भी 3 से डिवाइड होगा। यही चीज आपको स्टेटमेंट में लिखना है। Here q square is divisible by 3, so q is also divisible by 3। क्लियर है? चलिए, तो इसका मतलब क्या कि p और q दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि p और q के बीच एक कॉमन फैक्टर है 3, राइट? तो आप लिखोगे 10 P and Q have at least 3 as a common factor, as a common factor। तो हमारा देखिए ये तो फिर गलत हो गया। हमने पहले बताया कि A और B जो है, या सॉरी P एंड Q जो हमने लिया था, तो P और Q जो है को प्राइम है, मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है इनके बीच। लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि 3 जो है कॉमन फैक्टर है, तो ये तो गलत हो गया ना। तो आप लिखोगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर अजम्पशन। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन, हमने गलत, हमारा मानना गलत था, हमारा मानना विरोधाभास था, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है ना? लास्ट में लिख देना है हेंस √3 इज अ इरेशनल नंबर। √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? समझ में आया? तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 26, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आपका फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। बहुत आसान, जीरोज निकालना है तो सबसे पहले इसको आप फैक्टराइज कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट और लास्ट को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 4s स्क्वायर। अब 4s को दो ऐसे टर्म में ब्रेक करना है सो दैट कि उसका ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस का 4s आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 4s स्क्वायर आए। सो देखिए 2s और 2s, माइनस का 2s माइनस का 2s, इस दोनों को आप ऐड करोगे तो माइनस का 4s हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 4s स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना? सो हमारा ब्रेक करने के बाद क्या आएगा वो पता चल गया। यहीं पर लिख दीजिए 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2s कॉमन आएगा बच्चों, तो 2s माइनस 1 कॉमन आएगा तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। दूसरा भी सेम ही आएगा आपका, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखोगे तो 2s इक्वल टू 1 और s का वैल्यू कितना? 1/2। क्लियर? तो एक को आप अल्फा मान लो और एक को बीटा मान लो। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप, तो दो तरीके से करते हैं बच्चों। एक तो करते हैं कि जैसे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ 0 क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है? इसी को लिखा जाता है माइनस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? तो आप वो भी लिख सकते हो या फॉर्मूला से भी कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है वो लिखने की। तो देखिए माइनस बी बाई ए, यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे तो माइनस बी क्या है हमारा? माइनस का 4
सो माइनस माइनस का 4 और ए भी आपका 4 है। इस तरफ आकर के ऐड कीजिए, अल्फा 1/2 बीटा भी 1/2, दोनों को ऐड करोगे तो 2/2 दैट इज 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4/4, इसको भी सिंप्लीफाई करें तो 1 हो गया, वेरीफाई। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा ये होता है c/a। बच्चों इसी को लिखा जाता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखिए 1/2 इंटू 1/2 कितना आएगा 1/4। इस तरफ देखिए c हमारा 1 था और ये 4 था, 1/4 1/4 इक्वल हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, चैप्टर 2 से लिया गया ये क्वेश्चन, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 4 बैट एंड 1 बॉल फॉर रुपीज 2050। 2050 रुपये में 4 बैट और 1 बॉल खरीदा। ठीक है, लेटर सी बाय 3 बैट एंड 2 बॉल्स फॉर 1600। बाद में जाकर के 3 बैट और 2 बॉल खरीदा, कितना 1600 में। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट कितना होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज इक्वल्स टू रुपीज एक्स, क्लियर, और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इक्वल्स टू रुपीज वाई, क्लियर। अब देखिए फर्स्ट केस में कितने बॉल बैट खरीदा था 4 बैट, तो 4x प्लस कितना बॉल खरीदा था 1 बॉल था, तो y कितना पैसा दिया 2050 रुपये। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे बाद में क्या खरीदा 3 बैट खरीदा, मतलब 3x, बॉल कितना खरीदा 2, सो 2y कितना पैसा दिया था 1600। अब इस दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है सॉल्व कर लेना है। सो आप या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो या एलिमिनेशन, कुछ भी यहाँ पर लिखा नहीं गया है कि कौन सी मेथड से सॉल्व करना है, आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। तो हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, जिसको भी आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो, जिस वेरिएबल को आइदर x और y को, उसका कोएफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम यहाँ पर y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 2 जा कितना होगा बच्चों 8x प्लस 2y इज इक्वल टू 4100 4100। दूसरा इक्वेशन है हमारा 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 1600। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगा, ये प्लस माइनस कैंसिल, 8 माइनस 3 5, सो 5x इज इक्वल टू जल्दीबाजी में लिख रहे हैं बच्चों ये तो, चलो हट जाओ भाई। 5x इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे आप तो 2500 आएगा, क्लियर। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, सो x का वैल्यू कितना आया 500, कितना 500। सो हमें पता चल गया कि एक बैट का जो कॉस्ट है वो कितना 500। तो अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप रख दोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर। सो x का वैल्यू मैं चलो फर्स्ट में ही रख देता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था 4x, तो 4 इंटू 500 प्लस y इज इक्वल टू कितना 2050 रुपीज। सो y इज इक्वल टू 2050 माइनस 500 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2000 आएगा, तो कितना आया 50 रुपीज। तो y का कॉस्ट, बॉल का कॉस्ट कितना 50 रुपीज और बैट का कॉस्ट कितना 500 रुपीज। यही आपका आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट इसी का एक और पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 28 का और पार्ट है। ये देखिए क्वेश्चन क्या रहा आपका 28 का और पार्ट, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। 3 दिन का कुछ फिक्स चार्ज है, अब कितना है ये नहीं पता हमें को हम लोगों को, लेकिन ये बोला कि फर्स्ट 3 डेज का जो है वो फिक्स चार्ज है, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद एडिशनल पर डे का चार्ज हो लेते हैं, ठीक है। अब कहता है सरिता पेड 27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। कितने दिन रखी 7 दिन। तो बच्चों 3 दिन तो चला गया फिक्स वाले में, तो और एक्स्ट्रा कितने हुए 4 दिन, ठीक है। सो शी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक केप्ट 5 डेज। अब सोचिए 5 दिन रखा बुक, तो 3 दिन तो फिक्स में चला गया, तो कितने डेज बचे और एक्स्ट्रा 2 डेज, ठीक है ना।
और कितना पे किया है 21। तो आपसे पूछ रहा है बताइए फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर डे क्या है। बहुत आसान, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स, रुपीज एक्स एंड चार्ज पर डे, चार्ज पर डे इक्वल टू रुपीज वाई। तो देखिए पहले में सहिता कितना डेज 7 डेज, तो 3 डेज तो फिक्स में चला गया बच्चों, तो x प्लस कितने बचे और 4, एक्स्ट्रा डेज कितना बचा 4, 7 दिन रखा था ना, तो 3 दिन तो आपका फिक्स में चला गया, तो 4 दिन और बचे, कितना पे किया 27। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। सो सी की बात करें तो 5 दिन रखी थी, तो x का मतलब 3 डेज और रेस्ट कितना बचा 2 डेज, तो x प्लस का 2y इक्वल टू कितना 21। ये है आपका इक्वेशन सेकंड। क्लियर। अब इसको सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, प्लस माइनस कैंसिल, 4 माइनस 2 2, सो 2y इज इक्वल टू 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y का वैल्यू कितना है बच्चों 3। मतलब चार्ज पर डे जो है वो कितना ले रहा था 3 रुपीज। तो अब x का वैल्यू निकालना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। सपोज करो इस बार मैं सेकंड इक्वेशन में कर रहा हूँ, तो x प्लस का 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना 21, सो x प्लस 6 इज इक्वल टू 21। तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, आपको वैसे 21 माइनस 6 कर दो, कितना 15, सो 15 रुपये। यही आपका आंसर है। फिक्स चार्ज 15 रुपीज था और चार्ज पर डे कितना था 3 रुपीज। क्लियर। सो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 20।